कहानी की शुरुआत में हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं। असल में इस आदमी की बीवी उसके बच्चे को जन्म देने वाली होती है, लेकिन अफसोस इसकी बीवी पर मौसम खराब होने की वजह से बिजली टूट जाती है और उसकी बीवी मर जाती है। लेकिन डॉक्टर उसके बच्चे को बचा लेते हैं। ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं होता है, बल्कि इसे रेयर डिजीज होती है जिसे एल्बिनिज्म कहते हैं। इस बीमारी में शरीर की पिगमेंटेशन खत्म हो जाती है और जिस वजह से शरीर सफेद हो जाता है। ये आदमी अपने बच्चे को मनहूस समझता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से ही उसकी बीवी की मौत हुई है, इसलिए वो उस बच्चे को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। जब घर में एक बूढ़े आदमी की डेथ हो जाती है, इसलिए वहाँ पर पुलिस छानबीन करने के लिए जाती है और इस केस को डग बर्नम नाम का पुलिस ऑफिसर देखता है। छानबीन के दौरान इस पुलिस वाले को इस बूढ़े आदमी के अंदर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर इसके बाद डग जेसी नाम की एक साइकोलॉजिस्ट से इसके बारे में बात करता है। फिर डग की बात मानकर ये दोनों उस बूढ़े आदमी के घर जाने का फैसला करते हैं और नीचे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। फिर इसके बाद बेसमेंट में हमें एक अजीब सा लड़का दिखाई देता है जिसका शरीर पूरा का पूरा सफेद होता है और उसके शरीर में एक भी बाल नहीं होता है। जैसी ये देखकर हैरान हो जाती है। फिर जैसी उससे उसका नाम पूछती है और लड़का अपना नाम जेरमी बताता है। आपको बता दें कि जेरमी वही लड़का है जिसके पिता उसे मनहूस समझ के हॉस्पिटल में छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उसके दादाजी ने उसे अपनाया और अपने घर में छुपा कर रखा। यानी कि जेरमी अभी तक बाहर नहीं गया था और ना तो इसकी पढ़ाई किसी स्कूल से हुई थी, लेकिन जेरमी के पास बहुत सारी किताबें थी। भले ही जेरमी शारीरिक तौर पर मजबूत नहीं था, लेकिन मानसिक तौर पर उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। तभी तो जेरमी को अपनी लाइब्रेरी की किताब का हर एक पेज याद था। दादाजी की डेथ के बाद जेरमी बिल्कुल अकेला हो गया था, इसलिए डग और जेसी इसे ऑर्फनेज ले जाते हैं। जेरमी पहली बार अपने घर से बाहर जा रहा था, लेकिन जैसे ही जेरमी ऑर्फनेज पहुंचता है सभी बच्चे इसे घूर घूर के देख रहे होते हैं। जेरमी हमेशा काला चश्मा पहन के रखता है क्योंकि उसकी आंखें बहुत सेंसिटिव थी और वो सूरज की रोशनी नहीं सहन कर पाती है। यहाँ के बच्चे जेरमी को अपनी नाक से स्पून को बैलेंस करने के लिए कहते हैं। पहले तो जेरमी ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन जॉन उसे धमकाता है और जेरमी किसी तरह चम्मच को बैलेंस कर देता है और तभी वहाँ पे सारे के सारे चम्मच इस चम्मच से आके चिपक जाते हैं। ये देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, लेकिन जॉन जेरमी की ये पावर देखकर गुस्सा हो जाता है। अगले सीन में हमें जैसी नजर आती है जो जेरमी के शरीर की जांच कराने के लिए आती है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि जेरमी की बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है। जेरमी हमेशा चश्मा लगाता था, इसलिए जैसी जेरमी के लिए लेंस ऑर्डर कर देती है और तो और उसका एडमिशन एक स्कूल में करा देती है ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। यहाँ पे जेरमी फिजिक्स की क्लास में बैठा हुआ होता है और डोनाल्ड नाम का एक टीचर होता है जो बिजली के बारे में पढ़ाता है और इसी क्लास में लिंडसे नाम की एक लड़की भी थी जो जेरमी को देख रही थी। इसी दौरान डोनाल्ड इलेक्ट्रिसिटी पर एक एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें से बिजली निकलना शुरू हो जाती है, लेकिन जेरमी का हाथ बिजली देखकर कांपने लगता है। धीरे धीरे वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो सीधा जेरमी के पास आ जाती है। बिजली को देख के ऐसा लग रहा था कि जेरमी उसे अपनी ओर खींच रहा है। ये देखकर डोनाल्ड तुरंत उस एक्सपेरिमेंट को बंद कर देता है और जब डॉक्टर जेरमी को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसको जरा से भी चोट नहीं आई थी और न ही उसे कोई जख्म हुआ है। यहाँ हॉस्पिटल में डग भी आ जाता है और फिर डोनाल्ड उसे बताता है कि जेरमी ने अपनी ओर इलेक्ट्रिसिटी को खींच लिया था। शायद यही वजह है कि जेरमी की बॉडी पर एक भी बाल नहीं है। ये सुनकर डग जेरमी से मिलने जाता है, लेकिन जेरमी भाग जाता है और अकेला सड़क पर दिखाई देता है। तभी जेरमी की लिंडसी से मुलाकात होती है। जेरमी उससे इंटरस्टेट रेलवे लाइन का पता पूछता है और अकेले ही रेलवे ट्रैक से अपने घर की ओर निकल जाता है, लेकिन तभी रास्ते में डग आ जाता है और जेरमी से वापस चलने के लिए कहता है। पहले तो जेरमी उसे मना कर देता है, लेकिन बहुत जिद करने के बाद वो डग के साथ वापस चला जाता है। यहाँ पे उसको एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ पे एक आदमी जेरमी को बताता है कि तुम्हारा IQ इस दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब ये तुमने बुक से सीखा है या फिर किसी और से? फिर जेरमी बताता है कि वो रेडियो या टीवी के पास में नहीं जा सकता है क्योंकि वो खराब हो जाते हैं। जेरमी अपने घर जाने की बात करता है, लेकिन उसे बताते हैं कि बैंक ने उसका घर सीज कर लिया है। फिर इसके बाद जेरमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेरमी का स्कूल वहाँ पे एक एक्टिविटी प्लान करता है जिसमें वहाँ के शेरिफ भी शामिल थे, लेकिन जेरमी इस बात से खुश नहीं होता है और अकेला जाकर बैठ जाता है। यहाँ पे वो डग को बताता है कि जब भी वो बिजली को कड़कड़ाते हुए देखता है तो उसे लगता है कि बिजली उसकी तरफ आ रही है। यही कारण है कि उसकी माँ बिजली के कारण मर गई। अगले दिन डंकर्क एक हिरन को मार देता है और इस बात को किसी को भी बताने से मना कर देता है। यहाँ पे जेरमी मौजूद होता है और वो हिरन को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होता है। तभी जेरमी एक हाथ हिरन पे लगता है और दूसरे हाथ से उस हिरन के कातिल डंकर्क को पकड़ लेता है, जिस वजह से उस आदमी को बहुत दर्द होता है। ये देखकर शेरिफ जेरमी से कहता है कि तुमने आखिर ये सब क्यों किया? इसमें जेरमी बताता है कि मैंने जो भी किया उसे एहसास दिलाने के लिए किया। जैसी कहती है कि तुम हमारे दोस्त हो और तुम ये सब बातें हमें बता सकते हो, लेकिन यहाँ से जेरमी गुस्सा होकर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें ड्रग की बीमार बीवी दिखाई देती है। डॉक्टर उसे बताता है कि जितने समय से तुम्हारी बीवी इस दर्द को सह रही है, जरूर कुछ ऐसा है कि जो तुम्हारी बीवी को रोके हुए है। फिर इसके बाद ड्रग पिछले वाले हादसे के बारे में पूछने जाता है, आखिर जेरमी ने उसके साथ क्या किया था। तब वो बताता है कि जब जेरमी ने मेरा हाथ पकड़ा था तब मैं हिरन की तड़पती हुई एक एक सांस को महसूस कर पा रहा था और उस वक्त वो बहुत दर्द में था। ये सुनकर ट्रक जेरमी को अपनी बीवी के पास में लेके जाता है ताकि वो उसकी बीवी के बारे में कुछ बता सके। जेरमी जब उसकी बीवी के दिमाग को छूता है और उसकी सारी बातें बताता है, जेरमी कहता है कि ये चाहती है कि आप अपने बेटे को माफ कर दें और दूसरा वो अपनी शादी की अंगूठी को पहनना
पाना चाहती है, जो कि काफी सालों पहले खो चुकी है। ये सुनने के बाद डग अपनी बीवी को अंगूठी पहनाता है और फिर उसके बाद उसकी बीवी की डेथ हो जाती है। माँ की डेथ सुनने के बाद उसका बेटा उससे मिलने के लिए आता है और डग अपने बेटे को देखकर गले लगा लेता है। ये सब जेरमी दूर से देख रहा होता है और इमोशनल होकर रोने लगता है। अगले सीन में हमें जेरमी और लिंडसी पार्क में बैठे हुए नजर आते हैं। वो यहाँ पे सबके मन की बात बताता है। जेरमी कहता है कि यहाँ पे सभी लोग ये सोचते हैं कि वो सबसे अलग हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हर एक चीज से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये सारी बातें लिंडसी को समझ में नहीं आती है। तभी जेरमी और लिंडसी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और लिंडसी जेरमी की शुरू से लेकर अंत तक सारी कहानी को महसूस करती है कि कैसे उसके पिता ने उसे अकेला छोड़ दिया। जेरमी के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ था वो उसे याद था और उसे महसूस करके जेरमी बहुत दुखी हो जाता है। फिर लिंडसी से अपना हाथ छुड़ा लेता है। जेरमी लिंडसी से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें बुरा लगता हूँ? फिर लिंडसी कहती है कि जितने भी आदमियों से मैं आज तक मिली हूँ तुम मुझसे सबसे ज्यादा अच्छे लगे। ये कहकर लिंडसी जेरमी के बहुत करीब आ जाती है और उसे लिप किस करती है। लिंडसी को किस करते हुए उसके पिता देख लेते हैं, फिर जेरमी के पास आते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं और लिंडसी से दूरी बनाने के लिए कहते हैं। इसी बीच में वहाँ पे जेसी आ जाती है और जेरमी को लिंडसी के फादर से बचा लेती है। इस इंसिडेंट के बाद जेरमी बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो अपना सारा सामान लेके अपने घर जाने को लगता है, लेकिन वो नहीं जा पाता। अगले दिन हमें जेरमी जेंट्स बाथरूम में दिखाई देता है। जेरमी अपना ज्यादा समय यहीं पर बिताता था। यहाँ पे जेरमी एक लड़के को देखता है जिसके खूबसूरत बाल होते हैं और फिर इसके बाद वो ऐसे ही बालों के बारे में सोचता है, लेकिन उसकी पावर्स की वजह से ये मुमकिन नहीं था। फिर इसके बाद जेरमी को जॉन देख लेता है और उसे तंग करने लगता है। फिर जॉन जेरमी को परेशान करने के लिए उसका हैट छीन लेता है और हैट को सर पर लगा लेता है। फिर जॉन जेरमी से कहता है कि अगर तुम वाकई में मर्द हो तो मुझसे ये हैट छीन के दिखाओ। इसीलिए जेरमी जैसे ही जॉन की तरफ अपना हैट लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है। जेरमी जॉन की पिछली जिंदगी को महसूस करता है कि कैसे उसके सौतेले बाप ने उसे टॉर्चर किया और उसकी जिंदगी कैसे बीती। जेरमी उसे महसूस करने के बाद उसके सौतेले पिता के कहे गए अल्फाज को दोहराने लगता है। फिर इसके बाद जॉन और उसके सभी दोस्त जेरमी को लेकर बाहर आ जाते हैं। फिर उसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं। फिर इसके बाद ये लोग इसे बहुत परेशान करते हैं और तो और गंदे पानी में फेंक देते हैं। जेरमी उन लड़कों के सामने पूरी तरह से हार जाता है। फिर उसके बाद वो अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करता है। फिर उसके गुस्से से बिजली कड़कड़ाने लगती है और फिर इन लोगों पर गिर जाती है। जेरमी को इससे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जॉन की सांसें थम जाती है। ये देखकर जेरमी जॉन को बिजली के छोटे छोटे झटके देता है और उसे दोबारा से जिंदा कर देता है। फिर इसके बाद जेरमी अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन इसके घर का सारा सामान जब्त हो चुका था। जेरमी यहाँ पे अकेले ही बैठ जाता है। तभी यहाँ पे जेसी आती है और उसे समझाते हुए गले लगा लेती है और इसी बीच यहाँ पे डोनाल्ड भी आ जाता है, जो कि अब जेरमी का बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। जेरमी को परेशान देखकर जेसी उसे कहती है कि अब वो उसे ऐसी जगह पे ले जाएगी जहाँ पे उसे कोई भी परेशान ना करे। जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं, पुलिस वहाँ पे जेरमी को गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है, क्योंकि पुलिस को जॉन के इंसिडेंट की खबर मिल चुकी थी। लेकिन यहाँ पे डग जेरमी को बचा लेता है और जैसे पुलिस अफसर पुलिस में उसकी रिपोर्ट करने के लिए फोन करते हैं तो डग उसका वॉकी टॉकी फेंक देता है। इसी बीच मौसम बहुत खराब हो जाता है और जेरमी भागने लगता है। यह देख के सभी लोग उसके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन जेरमी बिजली की गिरफ्त में आ जाता है और फिर उसके बाद गायब हो जाता है। ये लोग अफसोस से ज्यादा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जेरमी वहाँ पहुंच गया था जहाँ पे उसे होना चाहिए था।